नाम हमने रखा था बिजनेस एनवायरनमेंट और हम पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल एनालिसिस। क्या मतलब था एनवायरमेंटल एनालिसिस का? एनवायरमेंटल एनालिसिस analyzing factors in the environment, identifying opportunities and threats from those factors, recognizing significance of those factors and deciding how to respond against them। और environmental analysis में कुछ 4 steps इन्वॉल्व थे: scanning, monitoring, forecasting and assessment। scanning का मतलब क्या था? Observing factors in the environment, observing factors in the environment, monitoring, identifying indicators from those factors या relevant factors relating to the business, and then forecasting, recognizing significance of those factors या their effect on business decision making, and assessment, answering the key question how to respond against them। मीन वही जो 4 पॉइंट थे। पहला स्कैनिंग क्या है, वो ये आइडेंटिफाई करना। दूसरा मॉनिटरिंग क्या है, अपने से रेलेवेंट फैक्टर्स जो है वो देखना फ्रॉम इंडिकेटर्स। तीसरा फोरकास्टिंग क्या है, सिग्निफिकेंस देखना। और चौथा असेसमेंट क्या है, डिसाइड करना हाउ टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट। और कैसे हमने एनवायरमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करना है थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। क्या ख्याल है? थ्रू 6 पेस्टल फैक्टर्स। इसमें से पॉलिटिकल फैक्टर हम कवर कर चुके। कितने थे? प्राइवेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसी, टैक्सेशन एंड सब्सिडी। गवर्नमेंट का टैक्स हमारे बिजनेस के लिए इंक्रीज करना, अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट डिक्रीज करना, अपॉर्चुनिटी। थ्रेट। एनवायरमेंटल पॉलिसी टाइट करना, थ्रेट। गवर्नमेंट का हमें ग्रांट सब्सिडीज देना। गवर्नमेंट का हमारी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करना, नेशनलाइज करना। गवर्नमेंट का एजुकेशन का बजट इंक्रीज करना। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर भी हम कवर कर चुके। एग्जामिनर अगर कह दे कि आप कोई 5 माइक्रो इकोनॉमिक, 5 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की लिस्ट दें तो लिस्ट दे सकते हैं हम। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या थे? डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, कंज्यूमर इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या ख्याल है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, प्रोटेक्शनिज्म, इंटरनेशनल पेमेंट्स इक्विलिब्रियम मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या ख्याल है? डिमांड हमारी प्रोडक्ट की इंक्रीज होना, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है। हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज होना, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी तो। हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होना, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होना, इस तरह से नेशनल इनकम इंक्रीज होना, इन्फ्लेशन इंक्रीज होना, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी गवर्नमेंट की, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? थ्रेट है हमारे लिए। इस तरह से गवर्नमेंट का बजट सरप्लस बनना, गवर्नमेंट का बजट सरप्लस बनना, सरप्लस बजट का मतलब क्या है? इनकम टैक्स ज्यादा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम, तो हमारे लिए क्या है? थ्रेट है। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करना, अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स हैं? क्या थी? वो 3 थी: इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट इन मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और तीनों में इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, तुम्हारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। लीगल फैक्टर भी हम कवर कर चुके। कोई लॉज थे, कितने टाइप्स के? 6। एम्प्लॉयमेंट लॉ,
हेल्थ एंड सेफ्टी, डाटा प्रोटेक्शन, कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और साइबर। तो पीछे हम आगे कहाँ पे, सोशल फैक्टर में। तो कुछ सोशल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। क्या हैं, कुछ 4 टाइप के हैं सोशल फैक्टर्स। चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट या फैशन हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो ये क्या है, एक सोशल फैक्टर है कि कंज्यूमर का अगर हमारी प्रोडक्ट का टेस्ट बन गया, हमारी प्रोडक्ट फैशन में आ गई, कंज्यूमर की हैबिट हमारी प्रोडक्ट्स बन गई, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? नहीं, हमारी प्रोडक्ट का टेस्ट, हैबिट, फैशन था, लेकिन अब कंज्यूमर को कुछ नया नज़र आ गया, तो फिर क्या हो गया, थ्रेट। इसके अलावा सोशल फैक्टर क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या है, टाइप ऑफ सोसाइटी। हम जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है। हम एक इस्लामी कंट्री के अंदर अल्कोहल का बिजनेस करने जा रहे हैं, डेमोग्राफी पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। हम एक ऐसे कंट्री में चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस करने जा रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने बर्थ रेट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बच्चे 2 ही अच्छे। क्या सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या रहेगी? नहीं, अब बच्चे कम हो जाएंगे तो चिल्ड्रन गारमेंट्स का बिजनेस अब हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, अडल्ट्स गारमेंट की तरफ जाना होगा, चिल्ड्रन गारमेंट्स पे सर्वाइवल नहीं होगा। क्यों? अगर पहले बच्चे ज़्यादा थे तो अब गवर्नमेंट ने क्या कर दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। ये क्या एक सोशल फैक्टर है कि हम जिस कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ की सोसाइटी हमारे बिजनेस के टाइप की है या नहीं है। या इसके अलावा क्या है, कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या है कि हम जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का कल्चर हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है या नहीं है। कल्चरल इश्यूज में क्या आ जाती हैं, लोगों की बिलीव्स आ जाती हैं, लोगों के एटीट्यूड्स आ जाते हैं। ये क्या है, कल्चरल इश्यूज हैं। लाइक हम जिस कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे लोग जो हैं वो समर हॉलीडेज बाहर जाके मनाने को प्रेफर कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो क्या कल्चर हमारे लिए सूटेबल है? यस। नहीं, हम ट्रैवलिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उस कंट्री के लोग तो बाहर जाने को प्रेफर ही नहीं करते। तो क्या कल्चर हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है? नहीं, सूटेबल नहीं है। क्यों? सेल जनरेट नहीं होगी। ये क्या है, कल्चरल इश्यूज। इसके अलावा क्या है सोशल फैक्टर, एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन ये क्या है, ये बाद में कवर करते हैं, पहले ये 3 कवर कर लें कि सोशल फैक्टर क्या है। कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स चेंज होना, और टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स समटाइम चेंज होती है फैशन की वजह से। देखा देखी भी लोगों के क्या बन जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के टेस्ट बन जाते हैं। मोबाइल ज़रूरत है या फैशन है? फैशन है। फैशन देखते देखते लोगों की ज़रूरत बन गई, जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनके भी हाथों में मोबाइल आ गया। कौन जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसके हाथों में भी मोबाइल आके ज़रूरत बन गई, हालांकि है ज़रूरत नहीं है। क्या? जस्ट फैशन। फलां के बेटे के पास इतना महंगा है तो मेरे पास भी होना चाहिए। क्या ख्याल है, वो महंगा मोबाइल होना ज़रूरत है या फैशन है? फैशन। मीन कस्टम, टेस्ट, प्रेफरेंस चेंज होती हैं किसकी वजह से? फैशन की वजह से। और अल्टीमेटली चेंज हो रही है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा। डेमोग्राफी, टाइप ऑफ सोसाइटी हमारे बिजनेस की है तो पॉजिटिव, अगर चेंज होगी तो फिर क्या हो गई, नेगेटिव। और तीसरा, कल्चर अगर चेंज होता है कंट्री का तो अल्टीमेटली उससे भी हमारा बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर बन गया कि शायद जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे तो पढ़ाई अच्छी होती नहीं है। क्या ख्याल है? कल्चर, बिलीव्स लोगों की चेंज हो गई हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ना चाहिए, वहीं पे पढ़ाई अच्छी होती है। कल्चर ये बन गया है कि अगर मैट्रिक एफएससी के साथ कोई अच्छी एकेडमी ज्वाइन ना की हो तो ये बच्चा तो नंबर ले ही नहीं सकता।
बिलीव्स लोगों की चेंज हो गई हैं, तो अल्टीमेटली हमें भी फिर क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चेंज करना है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट एकेडमीज में। क्यों? गवर्नमेंट में अब बच्चे पढ़ने को प्रेफर नहीं कर रहे, कल्चर चेंज हो गया। तो हमारे लिए भी अब सूटेबल बिजनेस क्या है? प्राइवेट स्कूल खोलना, प्राइवेट कॉलेज खोलना, जो हर गली में 2-2 खुले हुए हैं। कल्चरल चेंज, क्या ख्याल है? अगर लोगों की बिलीव्स ये ना होती तो क्या हर गली में 2-2 स्कूल होते? नहीं। ये क्या है? कल्चरल पैटर्न का चेंज होना। सो क्या है? सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। इट इज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन बिजनेस that all successful business must keep up to date with and aware of social and demographic change। कि वही बिजनेस सर्वाइव करते हैं जो सोशल चेंज या डेमोग्राफिक चेंज के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। इफ दे डू नॉट, they will continue to offer products and services that are increasingly less relevant to the need of their customers। तो सोशल फैक्टर हैं क्या? सोशल फैक्टर रेफर्स टू चेंज इन हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस। इन द शॉर्ट टर्म, सोशल एटीट्यूड एंड हैबिट्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय फैशन। Demographic factor, it is statistical characterizing human population with a specific aspect of society। Aspect of society mean type of society, such as a size, mean आपके कस्टमर साइज में कितने हैं, ज़्यादा हैं या कम हैं, स्प्रेड कितना फैला हुआ है आपका कस्टमर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी के सोसाइटी एक ही टाइप की है या डिफरेंट टाइप की है। लाइक बाहर के कंट्रीज़ की बात करें, लाइक लंदन, अमेरिका का न्यूयॉर्क, फ्रांस का पेरिस, तो वहाँ पे सोसाइटी एक टाइप की नहीं है, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं वहाँ पे, डिफरेंट टाइप की सोसाइटी है। हाँ, अगर वहाँ की किसी और सिटी को देखें, लंदन की बजाय यूके का कोई और सिटी देखें, तो वहाँ की सोसाइटी एक टाइप की हो सकती है। अमेरिका में, यूएसए में, न्यूयॉर्क को छोड़ के वहाँ का कोई छोटा सिटी देखें तो सोसाइटी एक टाइप की हो सकती है। लाहौर एक टाइप की सोसाइटी है नहीं, डिफरेंट कल्चर के लोग आके रहना शुरू हो गए हैं। हाँ, अगर लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकले गुजरावाला, तो वहाँ पे शायद एक ही टाइप के लोग होंगे, वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग नहीं हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक ही तरह की है या डिफरेंट टाइप की है। एंड कल्चरल फैक्टर, दीज आर कस्टम, ट्रेडिशंस, कस्टम ही रवायात, रीत रवाज, ट्रेडिशन एंड बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ गिवन कंट्री। इट आल्सो इंक्लूड फैशन ट्रेंड्स एंड मार्केट एक्टिविटीज इन्फ्लुएंसिंग एक्शन एंड डिसीजन। मीन कल्चरल फैक्टर, पाकिस्तान के अंदर भी 4 प्रोविंसेस हैं, तो चारों के डिफरेंट कल्चर हैं। पंजाब का कल्चर अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंगली वेयरिंग लाइफस्टाइल डिफरेंट है देन केपीके का कल्चर, वेयरिंग लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो ये क्या है? कल्चरल फैक्टर्स। कुछ उसने एग्जांपल्स दे दी कि क्या सोशल, डेमोग्राफिक या कल्चर फैक्टर्स हो सकते हैं। अब चूंकि हमारी बुक कॉपी मारी गई हैं ICAWACCA से, और वो कहाँ पे हैं? यूके में, तो वहाँ की एग्जांपल ही हमारी बुक में भी। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपेक्ट टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज एट लीस्ट वंस अ ईयर फॉर देयर समर हॉलीडेज। कि अगर इस तरह का ट्रेंड आ गया है कि पॉपुलेशन समर हॉलीडेज में बाहर ट्रैवल करने को प्रेफर करती है, तो हमारे लिए फिर कौन सा बिजनेस अच्छा होना चाहिए? यहाँ पे ट्रैवलिंग का बिजनेस अच्छा होना चाहिए। इंटरेस्ट इन फिटनेस, हेल्दी ईटिंग एंड डाइट्स हैज इंक्रीज्ड। कि जब से बीमारियां लगना शुरू हुई हैं, मोटापे होना शुरू हुए हैं, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है कि हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। क्यों? फिटनेस नहीं होगी तो बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। और अगर इस तरह का ट्रेंड आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? जिम खोलना चाहिए, फिटनेस सेंटर खोलने चाहिए, हमें कोई न्यूट्रिशनिस्ट का बिजनेस करना चाहिए, ताकि लोगों को इस तरह की एडवाइस दी जा सके और लोग विलिंग टू पे भी हैं ये एडवाइस लेने के लिए। द एवरेज एज, या जॉगर का बिजनेस करना चाहिए। अल्टीमेटली लोगों ने अगर जॉगिंग वॉक करनी है तो ये बिजनेस करना चाहिए। द एवरेज एज एट विच चिल्ड्रन लीव देयर पेरेंटल होम हैज इंक्रीज्ड। बाहर की कंट्रीज की अगर हम बात करें, गोरा कंट्रीज की, तो वहाँ पे क्या होता है कि 18 ईयर ऑफ एज तक माइनर मेजर, पता है ना आपको? 18 के बाद क्या है? मेजर, और बिफोर 18 क्या है? माइनर। मीन जो माइनर चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर तो पेरेंट्स का कोई प्रेशर, रोब, दबदबा या कंट्रोल है। जैसे ही चिल्ड्रन मेजर होते हैं, मीन 18 ईयर्स क्रॉस करते हैं, तो पेरेंट्स उनके ऊपर कोई कंट्रोल, स्ट्रिक्टनेस नहीं रख सकते। अगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे हैं तो चिल्ड्रन जाके कोर्ट में
एक्शन ले सकते हैं। और क्या होता है वहाँ पे 18 ईयर एज तक जो है वो चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। जैसे ही 18 ईयर्स क्रॉस करते हैं तो क्या हो गए, आज़ाद, पेरेंट्स का कंट्रोल ख़त्म। तो उसके बाद अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं पे सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे क्या है कि 18 ईयर एज तक अगर कोई बंदा जो है वो कहीं से कुछ सिगरेट खरीदने जा रहा है, अल्कोहल बाय करने जा रहा है, तो शॉपकीपर के लिए इलीगल है ये चीज़ अंडर 18 को सेल करना। इसलिए लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अगर एज का थोड़ा सा शक हो तो कहते हैं अपनी आईडी दिखा। अगर आईडी नहीं है तो फिर वो चीज़ रिफ्यूज़ कर देंगे। इसलिए बच्चे अपनी वहाँ पे 18th बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करते हैं, जाके सबसे पहले सिगरेट बाय करेंगे, सबसे पहले शैम्पेन बाय करेंगे, बियर वाइन बाय करेंगे कि आज हम इन चीज़ों के लिए क्या हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। और जैसे ही 18 ईयर होती है तो क्या समझते हैं कि पेरेंट्स का हमारे ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, पेरेंट्स को छोड़ के कहीं पे एक सिंगल बेड का कोई फ्लैट लिया और सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। तो ये बाद में बताऊंगा क्यों। तो क्या करते हैं, ये वहाँ से सदियों से ट्रेंड चलता आ रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज पेरेंट्स को छोड़ के सेपरेट कोई छोटा सा फ्लैट लिया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, ओके। और सदियों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। दिस मीन अगर हम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं तो हमें बड़े बड़े घर बनाने हैं या छोटे छोटे घर बनाने हैं, छोटे छोटे घर बनाने हैं। क्यों, इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। और वैसे भी 18 ईयर ऑफ एज तक बच्चे ने OA लेवल कर लिया होता है, तो कहीं ना कहीं पे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है तो अपना खाना पीना रोज़ी रोटी भी चल जाती है, तो पेरेंट्स को छोड़ के सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं। सदियों से ये ट्रेंड चलता आ रहा था। अचानक क्या हुआ, 2002 के बाद पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ गया। इतना बड़ा रिसेशन आया कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी उसमें डूब गई। और जो कंपनी सरवाइव की, उन्होंने कैसे सरवाइव किया, थ्रू कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग के लिए कंपनीज ने क्या किया, अपना स्टाफ कट किया। और जब स्टाफ कट करने आए तो एक्सपीरियंस लोग कट करने या इनएक्सपीरियंस्ड, तो ये सारे बच्चे छोटे छोटे जॉब कर रहे थे, सारे हो गए रिटेंडेंट। रिटेंडेंट होने के बाद वापस कहाँ पे आ गए, पेरेंट्स के पास। क्यों, दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, माँ बाप। और उसके बाद से क्या हुआ कि ये जो एवरेज एज है पेरेंट्स के साथ रहने की, अब ये लोगों की वहाँ पे भी एक्सटेंड हो गई है। हम आफ्टर 18 नहीं, बच्चे 25 to 30 ईयर्स तक पेरेंट्स के साथ रहने को प्रेफर करते हैं कि जब तक ज़िंदगी हमारी खुशहाल ये स्टेबल नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है, पेरेंट्स के साथ रहना है। और अगर तब हम छोटे छोटे फ्लैट्स बनाते थे कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करते हुए, तो अब भी हम कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर रहे हैं, तो क्या हमें छोटे छोटे फ्लैट्स बनाने हैं या बड़े फ्लैट्स बनाने हैं? अब हमें बड़े बनाने हैं। क्यों, ये ट्रेंड जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। ये एक एग्जांपल उसने दे दी, द एवरेज एज एट विच चिल्ड्रन लीव देयर पेरेंटल होम हैज़ इंक्रीज्ड। Many children are staying on at home until they are 25 or 30 year old, a much higher number than in the past. या सोशल फैक्टर में क्या चेंज आ सकता है, लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स लिविंग इन कंट्री। मीन दूसरे कंट्रीज के लोग भी अब यहाँ पे आके रहना शुरू हो गए हैं। मीन कल्चर हमारा सेम नहीं रहा, डिफरेंट कल्चर के लोग आके रहना शुरू हो गए। तो अगर हम सपोज रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हमें एक ही कल्चर की डिशेस इंट्रोड्यूस करवानी है, डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट कल्चर की, स्पेशली न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके रहते हैं, तो वहाँ पे फिर आपको हर कल्चर की डिशेस इंट्रोड्यूस करवानी है। फिर जाके अच्छा खासा सेल रेवेन्यू जनरेट होगा और ऑब्जेक्टिव मीट होगा। इसके अलावा एग्जाम्पल उसने एक और दे दी, क्या ये माइग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या डिफरेंट होता है? माइग्रेंट और इमिग्रेंट, माइग्रेंट जो हिजरत करके यहाँ पे आ गए परमानेंटली रहने के लिए,
और इमिग्रेंट क्या है, जो टेम्परेरी बेसिस पे आए हुए हैं, मीन परमानेंट यहाँ पे नहीं रह रहे। सो एक और एग्जाम्पल उसने दी, आउटिंग एंड डाइनिंग आउट हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर पर्टिकुलर रीजन, कि अगर इंक्रीज हो गया कि हमें बाहर जाके खाना खाना है तो कौन सा बिजनेस अच्छा होना चाहिए हमारे लिए, अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट का बिजनेस। सोशल मीडिया एडिक्शन हैज़ चेंज डायनामिक्स ऑफ सोसाइटी, कि लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया के, तो एडिक्टेड हो गए तो इनको सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, और वो डिवाइस में बेस्ट डिवाइस कौन सी है, मोबाइल फ़ोन, जो हमें बिजनेस करना चाहिए कि उसका ट्रेंड क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। पीपल इंटरेस्टेड एंड कंसर्न्ड विद देयर लुक्स एंड अटेंड सोशल गैदरिंग, लोग अपनी लुक के बारे में बड़े कंसर्न है, फंक्शंस को अटेंड करने को बड़ा प्रेफर करते हैं, तो हमें शायद कोई ब्यूटी सैलून का बिजनेस जो है वो करना चाहिए, क्यों, इसका ट्रेंड आ गया तो सेल जनरेट होने का, ऑब्जेक्टिव मीट करने का चांस है। तो ये कोई हमें 2-3 एग्जांपल्स देनी आनी चाहिए, सोशल या कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ से लर्न क्या करना हमने, 3 फैक्टर्स के नाम लर्न करने हैं। सोशल फैक्टर क्या हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस। डेमोग्राफी मीन टाइप ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू साइज, एज या डिस्ट्रीब्यूशन, एंड कल्चरल फैक्टर्स इन आ पर्टिकुलर कंट्री। और हमें कोई 2-3 एग्जाम्पल देनी आनी चाहिए, इतनी 6-7 में से कोई 3 को हम लिख सकते हैं। इसके अलावा सोशल फैक्टर क्या है, एजिंग पॉपुलेशन, कि कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या है, एजिंग है। एजिंग मीन एक सर्टन एज के लोग ज़्यादा हैं, बाकी एज के लोग क्या हैं, कम है। लाइक यूरोप के कुछ कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन या यंग जनरेशन वहाँ पे कम हो गई है, तो पॉपुलेशन क्या हो गई है, एजिंग हो गई है। अब ये बिजनेस को क्यों अफेक्ट कर रही है, कि जब यंग जनरेशन कम हो गई, चिल्ड्रन कम हो गई, तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी। क्या पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी, कि अगर ये जो ओल्ड एज ज़्यादा हैं, अगर ये रिटायर हो गए तो ये जो काम कर रहे थे वो काम करने वाला कोई होगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, भाई बिजनेस आप क्या करो, अपनी रिटायरमेंट एज जो है वो एक्सटेंड कर दो, कि अगर लोगों को आप पहले 20 ईयर सर्विस के बाद रिटायर कर रहे थे तो आप 25 या 30 के बाद रिटायर करना शुरू कर दो। भाई बिजनेस आप क्या करो, लोगों को इनकरेज करो टू वर्क बियॉन्ड रिटायरमेंट एज। इन अगर रिटायर होने जा रहे हैं तो इनको इनकरेज करो कि नहीं थोड़ा सा और काम करो, क्यों, पीछे रिप्लेस करने के लिए यंग जनरेशन या चिल्ड्रन क्या हैं, कम हैं। क्यों, ये अगर बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के बाद क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्हें बेनिफिट देना पड़ेंगे। इसलिए क्या करो, लोगों को इनकरेज करो टू वर्क रिटायरमेंट एज। और टू वर्क बियॉन्ड रिटायरमेंट एज कैसे इनकरेज होंगे, पैसे दिखाने से, नोट दिखाने से। तो हाई सैलरीज किसको बेयर करनी है, फिर बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, थ्रेट। रिटायरमेंट एज एक्सटेंड कर दो, रिटायरमेंट एज एक्सटेंड कर दो, तो ये तो पुराने बाबे हैं, इन्होंने तो टेक्नोलॉजी पढ़ी नहीं हुई। क्या ख्याल है, इनकी जगह पर अगर कोई यंग आएगा, फ्रेश क्वालिफाइड आएगा, तो उसने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, आईटी पढ़ी है, तो वो एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प देगा। तो बाबू ने तो टेक्नोलॉजी आईटी पढ़ी नहीं, तो क्या हम टेक्नोलॉजी आईटी इंप्लीमेंट कर सकेंगे? अगर इंप्लीमेंट करना भी पड़ेगी तो क्या करना पड़ेगी, इनको पहले वो चीज़ें पढ़ाना पड़ेंगी, उस पर कॉस्ट आएगी, उस पर टाइम भी लगेगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी या थ्रेट, थ्रेट। ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, क्या पॉलिसी बना दी, कि भाई आप क्या करो, बाहर से जो है वो इमिग्रेशन के थ्रू यंग लोग कॉल करो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या करो, बाहर के कंट्री से यंग लोग कॉल करो। और बाहर से कंट्री से कॉल करना है तो उनकी वीज़ा प्रोसेसिंग, ट्रैवलिंग फ़ी किसको बेयर करनी है, कंपनी को। वो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कल्चर क्या है, तो पहले ट्रेन भी करना पड़ेगा उन्हें। ट्रेन करने की कॉस्ट, टाइम किसने बेयर करना है, बिजनेस ने। ये क्या है, एजिंग पॉपुलेशन जो बिजनेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। तो कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन एजिंग है, लाइक यूरोप के कुछ कंट्रीज़ की पॉपुलेशन एजिंग है, मीन वहाँ पे ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं, यंग जनरेशन या चिल्ड्रन कम हैं। उसकी रीज़न क्या है, लेट मैरिजेस। लेट मैरिजेस की वजह से क्या होंगे, बच्चे कम पैदा होंगे, बच्चे कम पैदा होंगे तो अल्टीमेटली 5-10 सालों के बाद क्या हो जाएगी, यंग जनरेशन भी कम हो जाएगी। जो ऑलरेडी यंग जनरेशन थी वो क्या हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। या उसकी रीज़न क्या है, हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग
जिस वजह से ओल्ड एज लोग ज़्यादा, यंग जनरेशन और चिल्ड्रन क्या हो गए, कम हो गए। पाकिस्तान में उसके उल्टा है। पाकिस्तान में ओल्ड एज कम है क्योंकि हेल्दी ईटिंग नहीं है। ऐसी बात है, हेल्दी ईटिंग नहीं है। हमारा यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, बड़ी मुश्किल से 50 to 55 ईयर्स। अपनी फैमिली में देखो, हर 40-50 साल के बंदे को कोई ना कोई बीमारी है। किसी को शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को क्या मसला है। मीन यहाँ पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई है, 50 to 55। क्यों? हेल्दी ईटिंग नहीं है, हेल्दी ईटिंग नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। हमने तो घर से रोटी लेने भी जाना हो तो बाइक पे जाएंगे, रादर दैन मैं 4 कदम 5 मिनट वॉक कर लूँ। क्यों? इससे मेरी कोई हेल्थ के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। हमारी हेल्थ में हम खाते क्या हैं, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ास। एक वो मुर्गी जो खुद खड़ा नहीं हो सकती, हम खाते हैं कि हमें खड़ा करेगी। हाँ, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क हमारी लाइफ में है ही नहीं। अगर है भी तो पता नहीं कैसे कैसे प्रोड्यूस होके आ रहे हैं, पता नहीं ऊपर क्या क्या स्प्रे करके लाल पीला उनको करके बेचा जाता है। दूध हम खरीदते दूध हैं, लेकिन वो पता नहीं अंदर क्या क्या वो केमिकल से बना के वो वाइट पानी हमें पिला देते हैं। बाहर क्या है, ऐसी बातें नहीं है। वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं जॉगिंग को, प्रेफर करते हैं वॉक को, रादर दैन कि मैं बाइक निकाल लूँ, बस इसी पे बैठा रहूँ, गाड़ी निकालूँ इसी पे बैठा रहूँ। नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हैं। और वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नियरली अबाउट 80 ईयर्स। 50 to 55 नहीं, कितनी है, 80 ईयर्स। क्यों? हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग। और रीज़न क्या है, वहाँ पे न्यू मेडिकल डिस्कवरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मरे हुए बंदे को भी खड़ा कर देती हैं। यहाँ पे हम एक बीमारी के लिए मेडिसिन लेते हैं, वो हमें 5 बीमारियाँ और लगा देती है। क्यों? एक तो डिस्कवरीज नहीं है, ऊपर से मेडिसिन जो है भी वो भी जेन्युइन नहीं है। उस वजह से हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई है, कम। लेकिन यूरोप की एजिंग पॉपुलेशन क्या है, ओल्ड एज लोग ज़्यादा, चिल्ड्रन और यंग जनरेशन कम। उसकी ओल्ड एज की ज़्यादा रीज़न क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग। यंग जनरेशन, चिल्ड्रन कम होने की रीज़न क्या है, लेट मैरिजेस। लेट मैरिजेस क्यों? फीमेल के दिमाग ख़राब हो जाते हैं। कब? जब जॉब में चली जाती हैं। जो पाकिस्तान में मसला आना शुरू हो गया कि जैसे फीमेल पढ़ लिख के जॉब में गई तो साथ ही एक अप्रोच डेवलप हो जाती कि अब इतना कमाने वाला कोई होगा तो शादी होगी। यही मसले वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? जैसे ही जॉब पे गई फीमेल तो साथ ही स्टैंडर्ड जो है वो क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। और स्टैंडर्ड अपग्रेड हो गया, कुछ वहाँ पे वैसे ही सोशल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुए मैरिटल स्टेटस में कि लोगों को नफ़रत होगी ये शादीशुदा ज़िंदगी से। उस वजह से क्या हुआ, ओल्ड एज लोग ज़्यादा, यंग जनरेशन और चिल्ड्रन क्या हो गए, कम हो गए। तो गवर्नमेंट ने फिर कुछ पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी कि अगर ये सारे रिटायर हो गए तो पीछे इनको रिप्लेस कौन करेगा, कोई भी नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, भाई लोगों को इनकरेज करो टू वर्क बियॉन्ड रिटायरमेंट एज। तो बर्डन किसके ऊपर आएगा, बिजनेस के ऊपर। रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करो तो बर्डन किसके ऊपर आएगा, बिजनेस के ऊपर। बाहर से लोग कॉल करो, कौन से, यंग जनरेशन वाले, तो उनकी कॉस्ट भी किसने बेयर करनी है, बिजनेस ने। या गवर्नमेंट ने सोचा कि हम चिल्ड्रन को इंक्रीज करते हैं, कैसे एनकरेज करते हैं फैमिलीज़ को हु हैव मोर चिल्ड्रन, उनको हम क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे, टैक्स में कंसेशन देंगे। अगर उनको आप टैक्स में कंसेशन दोगे तो फिर कहाँ से लेके दोगे, बिजनेस पे टैक्स चार्ज करके। तो इसका बर्डन भी किसको बेयर करना पड़ेगा, बिजनेस को। ये पाकिस्तान की पॉपुलेशन एजिंग है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन एजिंग है। उसके उल्ट है, पाकिस्तान में यंग जनरेशन और चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, ओल्ड एज लोग कम हो गए हैं। जैसी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है तो ओल्ड एज लोग कम हो गए हैं, चिल्ड्रन और यंग जनरेशन ज़्यादा हो गई है। और ये भी सोसाइटी के लिए बहुत बुरी चीज़ है। यंग जनरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना क्राइम रेट ज़्यादा होगा। क्यों? उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है।
और ये जो यंग जनरेशन है इनके अंदर होती है एग्रेशन। इन्होंने क्या करना है, अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं पे लगानी है। अगर जॉब होगी तो जॉब पे लगाएंगे, जॉब नहीं है तो फिर गलत कामों में लगाएंगे। आप लोगों के अंदर भी एग्रेशन है। आपके पेरेंट्स ने आपको कॉलेज क्यों भेजा है? ताकि एनर्जी पढ़ने पे लगाओ, गलत कामों पे नहीं लगाओ। पढ़ने ना आते तो आप क्या करते, उनके लिए बनते उलामा। क्या ख्याल है? महल्ले में आप गंदे कामों में एनर्जी लगाते हैं, इसलिए उन्होंने आपको भेजा कि आप जाके क्या करो, पढ़ो। तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन एजिंग है, लेकिन यूके यूरोप के अगेंस्ट है। क्यों? वहाँ पे ओल्ड एज लोग ज़्यादा, तो यहाँ पे चिल्ड्रन और यंग जनरेशन ज़्यादा है। बच्चे इतने हैं कि हर गली में 2-2 स्कूलर चल रहे हैं। पता है आपको? हर गली में 2-2 स्कूलर चल रहे हैं। कॉलेजेस में ये सीए की क्लास में इतने बच्चे होते ही नहीं थे आज से 5 साल पहले। बड़ी मुश्किल से 25-30 स्टूडेंट होते थे हर कॉलेज में, ये हालात होते थे। अब इतने कहाँ से आए हैं? यंग जनरेशन ज़्यादा हो गई है, यंग जनरेशन ज़्यादा हो गई है। तो ये भी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। यंग जनरेशन सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। क्यों? बाहर के कंट्रीज में अगर आप बिजनेस कर रहे होते इस तरह की एजिंग पॉपुलेशन में, तो बाहर की गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आपके पास घर नहीं है ना, तो रहने के लिए गवर्नमेंट घर देती है। आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है तो गवर्नमेंट आपको मंथली बेसिस पे कुछ एक्सपेंसेस के लिए मनी प्रोवाइड करती है कि जब तक जॉब नहीं लग जाती ये आपका वजीफ़ा चलता रहेगा, जहाँ से आप अपनी एक्सपेंडिचर पूरे करो। और अगर हम ऐसे कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे यंग जनरेशन ज़्यादा है, तो सपोर्ट किसने करना है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहाँ से सपोर्ट करना है? टैक्स चार्ज करके। तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव? नेगेटिव। ये एजिंग पॉपुलेशन चाहे जिस सूरत में भी है, बिजनेस के लिए क्या है? ऑलवेज अ थ्रेट है। क्यों? गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी इसके अगेंस्ट बनाएगी, अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आएगा? बिजनेस के ऊपर आएगा। सो क्या है एजिंग पॉपुलेशन और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं? सो फॉर सम वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज एन एजिंग इंडिजिनस पॉपुलेशन। इंडिजिनस बोलते हैं एग्जिस्टिंग को, मीन वहाँ पे एग्जिस्ट करती है क्या? एजिंग पॉपुलेशन। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैन इन द पास्ट विल बी ऑफ एन ओल्ड एज, say past normal retirement age due to low birth rate and increased average life expectancy. More people are living until an older age than in the past. पाकिस्तान में पहले ज़्यादा ओल्ड एज लोग होते थे, अब उधर ओल्ड एज ज़्यादा हो गए हैं ड्यू टू मेडिकल डिस्कवरीज, हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल जब हेल्दी होता था तो फिर यहाँ पे ओल्ड एज लोग ज़्यादा होते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहा, इसलिए ओल्ड एज लोग यहाँ पे क्या हो गए हैं? कम, उधर ज़्यादा। सो डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब, मीन ये क्या है? सोसाइटी के लिए टाइम बॉम्ब है। क्यों? वो ओल्ड एज लोग अगर रिटायर हो गए और वो जो गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, आप पीछे कोई प्रोड्यूस करने वाला ना हुआ, तो इकोनॉमिकली डाउनवर्ड जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे। क्यों? नेशनल इनकम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। नेशनल इनकम कम होना शुरू होगी तो गवर्नमेंट को जो है वो मोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेंगी। सो इन यूके, इटली एंड फ्रांस देयर हैज़ बीन अ व्यू दैट यंगर जनरेशन माइट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द इकोनॉमिक बर्डन दैट गवर्नमेंट माइट ट्राई टू इम्पोज ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेशन टू फंड स्टेट हॉस्पिटल and many thousands of retired civil servants, as they would be few in work, expected to support many in retirement. Other demographic problem, mean कुछ other countries में भी aging population issue है। Other countries have other demographic problem, like पाकिस्तान में देखा जाए तो very high rate of mortality ratio of death है, particularly due to diseases. In these countries, the population on average is very young and there are very few old age people. और जितने old age people कम होंगे उतना crime rate increase होगा। क्यों? आपके ऊपर से कोई गाइड करने वाला, कंट्रोल करने वाला नहीं है। घर में माँ बाप हों तो आपको थोड़ा डर रहता है कि ऑन टाइम आना है, ऑन टाइम जाना है, गलत कामों को अवॉइड करना है।
जब घर पे पेरेंट्स ना हो तो क्या होती है, आज़ादी या याशी, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ जो मर्जी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इससे क्राइम रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो हाई रेट ऑफ चाइल्ड बर्थ बट लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। In these countries, a large number of people might try to migrate to other countries with the wealthier economy। इसलिए क्या है, हर बंदा यहाँ पे रेडी बैठा है बाहर जाने के लिए। किसी से भी पूछो बाहर जाना है, यस रेडी है, मुझे ले जाओ। रीज़न क्या है, एजिंग पॉपुलेशन, कि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी उस नंबर के पीपल यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो एजिंग पॉपुलेशन जो यूके, फ्रांस, इटली की है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं। A government might try to develop a policy for social and demographic change. For example, in a country with an aging population, the government might consider the following measures: permitting immigration of people from other countries, possibly under a controlled immigration scheme. Control means certain age और qualification के लोग ही हमें कॉल करने हैं in order to increase the size of population at work age। और अगर बिजनेस को ये पॉलिसी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कि बाहर से लोग कॉल करने हैं, तो उनका पे ट्रैवलिंग कॉस्ट, वीज़ा एक्सपेंडिचर, ट्रेनिंग कॉस्ट सारी बिजनेस को बेयर करना पड़ेगी। इंक्रीज द एवरेज एज एट विच इंडिविजुअल में रिटायर विद एंटाइटलमेंट टू आ स्टेट पेंशन। मी रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करना, और एज को एक्सटेंड करना तो अल्टीमेटली आप टेक्नोलॉजी IT इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी IT क्वालिफाइड यंग पीपल चाहिए। पुराने बाबों ने IT टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, क्यों, IT टेक्नोलॉजी आई ही 2000 एरा के बाद है, उससे पहले इतनी ज़्यादा आम नहीं होती थी। एनकरेजिंग इंडिविजुअल टू वर्क बियॉन्ड देयर नॉर्मल रिटायरमेंट एज। कैसे इनकरेज किया जाएगा, मनी, पैसा इंक्रीज करके, और अल्टीमेटली वो सैलरी हाई, रिवॉर्ड हाई किसने बेयर करने हैं पे, बिजनेस ने। एंड प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ सब्सिडी या टैक्स इंसेंटिव टू इंडिविजुअल कपल्स हु हैव मोर चिल्ड्रन। और अल्टीमेटली वो टैक्स जो इंसेंटिव उनको देना है, तो बाकी फिर टैक्स सारा कहाँ से पूरा करना है, बिजनेस पे मोर टैक्स चार्ज करके। तो लर्न क्या करना हमने यहाँ से, ये एजिंग पॉपुलेशन की डेफिनेशन ऊपर से 2 पॉइंट इंक्रीज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी तक, मीन डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब से ऊपर। और ये हमें 4 गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं ये लर्न करनी है। परमिटिंग इमिग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम अदर कंट्री, increasing average age at which people may retire, encourage individual to work beyond retirement age, and providing some form of subsidy or tax incentive to individual couple who have more children। और नीचे उसने थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दे दी कि चारों फैक्टर सोशल बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर अफेक्टेड बाय सच चेंजेस एंड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी। ये चीज़ें चेंज होती हैं, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, डेमोग्राफी, कल्चर या गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो बिजनेस अफेक्ट होता है। एज ए पॉपुलेशन चेंज इन एज और एथनिक रीजन, द नीड एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर विल आल्सो चेंज, एंड बिजनेस में रिस्पॉन्ड टू दोज चेंजेस। इन एडिशन द नेचर ऑफ द वर्क फोर्स, इट्स एज, डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलेबिलिटी एंड स्किल विल आल्सो चेंज। क्यों, पॉपुलेशन की एज चेंज होती है, तो अल्टीमेटली फिर बिजनेस के अंदर जो आपके एम्प्लॉई हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी स्किल, उनकी अवेलेबिलिटी में भी आपको चेंज फेस करना पड़ता है। इशू सच एज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक ऑन इम्पोर्टेंस फॉर एजिंग यंग एम्प्लॉयज इफ कंपनीज इंटेंड टू एम्प्लॉय दैम बियॉन्ड देयर नॉर्मल रिटायरमेंट एज। तो ये हमने लास्ट पैराग्राफ लर्न करना है। ये क्या है, इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फैक्टर, कि सोशल फैक्टर की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या है, या सोशल फैक्टर कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो वो क्या है, ये लास्ट पैराग्राफ, कि अगर ये चेंज होते हैं सोशल फैक्टर, तो अल्टीमेटली बिजनेस को भी चेंज फेस करना पड़ती है। किस सूरत में, कंज्यूमर की नीड वांट्स की सूरत में, या एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एजुकेशन की सूरत में। सो क्या लर्न करना है पूरे पेज से, ये 4 फैक्टर्स के नाम हमें लर्न करने हैं कि सोशल फैक्टर क्या हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, फैशन हैबिट है एक। डेमोग्राफिक मीन टाइप ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, एज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कल्चरल फैक्टर्स ड्यू टू डिफरेंट कस्टम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। या क्या है, एजिंग पॉपुलेशन। तो एजिंग पॉपुलेशन एक सेपरेट टॉपिक भी है, जिसकी डेफिनेशन हमें करनी है, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो क्या पॉलिसीज़ हैं 4 गवर्नमेंट की,
permitting immigration from other countries under control immigration scheme, encouraging retirement age, encourage people to work beyond retirement age, providing tax concession grants to individual couple who have more children. और हमें क्या लर्न करना है नीचे से, ये इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल फैक्टर भी हमें लर्न करनी है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक उसने साथ और दे दिया सोशल फैक्टर में, बिजनेस एथिक्स के नाम से। आज पढ़ लें, टेस्ट हम कल डिस्ट्रीब्यूट कर लें, दोनों टेस्ट कल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बस ये एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के खत्म करते हैं। बिजनेस एथिक्स, कहते हैं सोशल फैक्टर या सोसाइटी से रिलेटेड बिजनेस को क्या करना है, एथिक्स को भी फॉलो करना है। मीन बिजनेस को क्या करना है, एथिकली बिहेव करना है। एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब क्या होता है, बिहेवियर। एथिक्स का मतलब क्या है, बिहेवियर। कि कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी है। क्या ख्याल है, तो इसको भी क्या करना है, लाइक ह्यूमन बीइंग एथिकली बिहेव करना है। एथिकली बिहेव करने का मतलब क्या है कि सिर्फ अपना बेस्ट नहीं देखना, सोसाइटी का बेस्ट भी देखना है। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, स्ट्रैटेजी मेकिंग के टाइम पे सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना, आपको क्या करना है, सोसाइटी का बेस्ट भी देखना है। सोसाइटी में कौन आते हैं, स्टेक होल्डर आते हैं। कौन आते हैं, आपके एम्प्लॉय भी सोसाइटी में आते हैं, कस्टमर भी सोसाइटी में आते हैं, सप्लायर भी सोसाइटी में आते हैं, गवर्नमेंट भी सोसाइटी में आती है, शेयर होल्डर भी सोसाइटी में आते हैं, इवन जनरल पब्लिक भी सोसाइटी में आती है। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को वाइल मेकिंग डिसीजन क्या करना है, एथिकली बिहेव करना है। एथिकली बिहेव करने का मतलब क्या है, सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, सोसाइटी का बेस्ट भी कंसीडर करना है। और वो बिजनेस जो एथिकली बिहेव करेगा उसको सोसाइटी की सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, रादर देन वो बिजनेस जो एथिकली बिहेव नहीं कर रहा। पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में लोग बड़ा फोकस करते हैं इन चीज़ों को भी कि बिजनेस किसी अनएथिकल बिहेवियर में इन्वॉल्व तो नहीं था। किसी भी कंपनी के बारे में ज़रा सा पता चल जाए ना, इस कंपनी के अंदर लॉ रेगुलेशन की कंप्लाइंस नहीं हुई, इस कंपनी ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इस कंपनी ने कोई अनएथिकल एक्ट किया, लाइक कहीं पे कोई ब्राइबरी दी है, कोई रिश्वत दी है, या इस कंपनी के अंदर कोई एनिमल राइट्स की वायलेशन हो रही है, मीन एथिकली ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो कस्टमर फौरी उस कंपनी की प्रोडक्ट्स को बाय करना बंद कर देते हैं। क्यों, एथिकल बिहेवियर शो कंपनी नहीं कर रही। तो इसलिए अब बिजनेस को क्या करना है, सोसाइटी की सपोर्ट को मेंटेन रखने के लिए बिजनेस एथिक्स को भी फॉलो करना है। बिजनेस एथिक्स क्या है, इंटेग्रिटी, आपको ऑनेस्ट होना है। ऑनेस्ट होने का मतलब क्या है, सिर्फ अपना बेस्ट नहीं, बाकियों का बेस्ट भी देखना है। आपको फॉलो करना है ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मतलब क्या है, सच्चाई। बातें अगर कोई आप डिस्क्लोज कर रहे हो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर, प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर, एडवर्टाइजमेंट में, तो उसमें झूठ नहीं, क्या होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर भी वाकई ही वैसी प्रोडक्ट, वैसी क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं है तो आप एथिकली बिहेव नहीं कर रहे। तो बिजनेस को क्या करना है, सोशल सपोर्ट मेंटेन करने के लिए फॉलो करना है बिजनेस एथिक्स को। एथिक्स का मतलब क्या है, बिहेवियर नहीं, एथिक्स का मतलब है हमारे लिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एथिक्स का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। इन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल होना चाहिए। चलते हुए किसी को गाली नहीं देनी, थप्पड़ नहीं मारना, हिट नहीं करना, क्यों, एथिकली रॉन्ग है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसी बात। लेकिन दोस्तों में बैठे हुए दूसरे को गाली नहीं दे लेंगे, थप्पड़ भी मार लेंगे, हिट भी कर लेंगे, वहीं पे वो चीज़ क्या है, एक्सेप्टेबल। दिस मीन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्या एथिकली राइट है, क्या रॉन्ग है। आपको खुद से डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बिहेवियर अगर तो एक्सेप्टेबल है तो एथिकली क्या है, राइट बिहेवियर, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली क्या है, और हमें अवॉइड करना है क्या, रॉन्ग मीन अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। राइट बिहेवियर क्या है,
एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सिचुएशन में ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं। दोस्तों में बैठे हुए हमने गाली दी, थप्पड़ मारा, हिट की, एक्सेप्टेबल था, लेकिन दोस्तों के अलावा किसी और के साथ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या हो गया, रॉन्ग। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हमें खुद से डिसाइड करना है कि सिचुएशन में मेरा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है तो एथिकली क्या है, राइट, एक्सेप्टेबल नहीं है तो एथिकली क्या है, रॉन्ग है। एक ऐसा कंट्री जहाँ पे रिश्वत के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता, घाना, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान नहीं, घाना या जिम्बाब्वे, खुल्लम खुल्ला वहाँ पे रिश्वत चलती है। तो वहाँ पे अगर आप रिश्वत के थ्रू बिजनेस चला रहे हो तो शायद एथिकली राइट होगा कि उसके बिना बिजनेस चलना ही नहीं है। लेकिन किसी अच्छे कंट्री लाइक पाकिस्तान में अगर ये हरकत आप कर रहे हो, यहाँ पे रिश्वत को बहुत बुरा समझा जाता है, क्या ख्याल है, कोई बंदा यहाँ पर रिश्वत में इन्वॉल्व है ही नहीं, करप्शन में कोई बंदा इन्वॉल्व है ही नहीं, हर बंदा ऑनेस्ट है, और यहाँ पे अगर आप रिश्वत के थ्रू बिजनेस को चलाओगे तो पाकिस्तानी कौम आपको सपोर्ट कर देगी। क्यों, ये चाहते हैं उसी बिजनेस को प्रमोट सपोर्ट किया जाए जो एथिकली बिहेव कर रहे हैं। पाकिस्तान का वर्ड काट के यहाँ पे यूके यूएसए का वर्ड लगा दो, ठीक हो गया, कि वहाँ पे ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी। सो क्या है बिजनेस एथिक्स? एथिक्स इज डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट इज गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। इन सिंपल वर्ड एथिक्स का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। और एक्सेप्टेबल बिहेवियर है क्या, राइट रॉन्ग को डिसाइड करते हुए बिहेव करना, या क्या करना, नॉर्म्स वैल्यूज़ को बिलीव्स को फॉलो करते हुए बिहेव करना। रूल्स को फॉलो करोगे तो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होगा, या गुड बैड को अगर आप कंसीडर करते हुए बिहेव करोगे तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल बिहेवियर। सो बिजनेस एथिक्स इज कंसर्न्ड विद ट्रुथ एंड जस्टिस and has a variety of aspects such as expectation of society, fair competition, advertising, public relation and social responsibilities। एथिक्स आपने कहाँ पे शो करने हैं, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली चलते हुए एथिक है, या बिहेवियर आप परफॉर्म कर रहे हो कोई कंपटीशन में तो एथिकली आपने चलना है, एडवर्टाइजिंग में आपने एथिक्स शो करने हैं, मीन झूठ नहीं बोलने, ये नहीं कितनी बड़ी प्रोडक्ट आपने दिखा दी, बर्गर इतना बड़ा दिखा दिया, उसके अंदर ये 4-5 लेयर्स की सॉसेस हैं, लेने गए तो पता चला हो ये तो एक पैटी बैन के अंदर रखी हुई थी। ये क्या है, बिजनेस एथिक्स नहीं है। क्यों, जैसा आपने दिखाया आगे प्रोडक्ट वैसी नहीं थी, तो ये बिजनेस एथिक्स से क्या हो गया, हट के हो गया। कस्टमर को अगर इस तरह की हरकतें आप करोगे दोबारा आपको मुंह नहीं लगाएगा। जिनके साथ ये हाथ होता है शायद मेरा नहीं ख्याल दोबारा वैसे ब्रांड पे जाते हैं, क्यों, बिजनेस ने एथिक्स शो नहीं किए। इसके अलावा कहाँ पे एथिक्स शो करने हैं, पब्लिक रिलेशन में सच बोलना है, झूठ को अवॉइड करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, कंज्यूमर ऑटोनॉमी मीन कंज्यूमर को भी आज़ादी देनी है, एक्सप्लॉइट नहीं करना, एंड कारपोरेट बिहेवियर इन होम कंट्री एज वेल एज अब्रॉड। पाकिस्तान की कोई कंपनी बाहर जाके गंद घोलती है तो नाम किसका बदनाम होगा, पाकिस्तान का, कंट्री का। कंपनी का तो होगा ही होगा, साथ कंट्री भी बदनाम होगा। तो इसलिए भी आपको क्या करना है, एथिकली बिहेव करना है। क्या चीज़ें एथिक्स में आती हैं जो मैनेजर्स को फॉलो करनी है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मीन रॉन्ग रिपोर्ट्स को अवॉइड करना, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या, केयर करना दूसरों की भी, सिर्फ अपना नहीं बेस्ट देखना, दूसरों का बेस्ट भी देखना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, अपना बेस्ट नहीं सोसाइटी का भी ख्याल करना। ये क्या है, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लर्न क्या करना हमने, ये एथिक्स की सिर्फ एक डेफिनेशन लर्न करनी है, और एथिक्स वैल्यूज़ क्या हैं वो आपको लर्न करनी है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन। और एथिकल वैल्यूज़ क्या है, ये 6 वैल्यूज़ हमें लिखनी आनी चाहिए। ये इतना पार्ट बिजनेस एथिक्स का पहले बुक में नहीं होता था, अब ICAP ने इंक्लूड किया है, तो 2-4 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है, डिफाइन बिजनेस एथिक्स एंड लिस्ट डाउन एथिकल वैल्यूज। सो पीछे रह गया हमारे पास 2 फैक्टर्स और,
टेक्नोलॉजिकल ओपली हम कल कवर करेंगे और इकोलॉजिकल फैक्टर हम परसों कवर करके पेज 40 तक कोशिश है हम फ्राइडे को टेस्ट देंगे। भाग जाओ।